दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। सामाजिक मुद्दों को आप तक लाने की हमारी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। हमारे चैनल पर थैंक्स बटन और मेंबरशिप भी अब एक्टिव हो गई है, जिसके साथ आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे और थैंक्स बटन के जरिए भी हमारी मदद करेंगे। आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे होंगे समाज में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC की बहुत चर्चा हो रही है। अभी लॉ कमीशन ने एक सर्कुलर जारी किया है कि आप इसके बारे में मत दीजिए। उत्तराखंड सरकार ने इसका एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है और केंद्र सरकार कह रही है कि उसी ड्राफ्ट के चारों तरफ हम अपनी बात करेंगे। अभी भोपाल में जब नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी रैली की तो उसमें भी इन्होंने UCC का मामला उठाया। अब ये UCC है क्या? UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये ज़्यादातर हमारे जो फैमिली लॉज, पर्सनल लॉज जैसे शादी, तलाक, उत्तराधिकार, इन मामलों से जुड़ा हुआ रहता है। और इसमें जैसे बच्चों की कस्टडी है और ये जो निजी कानून हैं, पिता की संपत्ति आगे कैसी बांटी जाएगी, इन चीज़ों पर ये बातें होती हैं। ये वैसे जिसको हिंदुत्व एजेंडा कहते हैं, हिंदुत्व एजेंडा में आर्टिकल 370, राम मंदिर और UCC, ये 3 मुद्दे मुख्य रूप से माने जाते हैं। तो इसमें आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, भले ही अभी कोर्ट का उस पर जजमेंट आना बाकी है। राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चालू है और अब जब अगला चुनाव आने वाला है उसके थोड़ा पहले UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। अब इस पे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। एक तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमेशा तत्पर रहता है इसका विरोध करने के लिए, उसने तो अपनी राय दे दी। और कुछ मुस्लिम पुरुषवादी संगठन, उन्होंने भी अपनी राय दे दी। पर इस बार मज़े की बात यह है कि इनके अलावा, ये तो हमेशा करते ही रहे हैं इसका विरोध, इनके अलावा बहुत सारे आदिवासी ग्रुप जो झारखंड के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, नॉर्थ ईस्ट में तो एक BJP MLA ने इसका विरोध किया है। उसके अलावा एक तरफ आप पार्टी ने मोटे तौर पे इसका समर्थन किया, पर आप पार्टी के अंदर ही जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। वैसे सबसे मुख्य बात तो ये है कि ये UCC का जो ड्राफ्ट आया, क्या लोगों ने उसको देखा? समर्थन देने के पहले, विरोध करने के पहले क्या इसको देखा? ये एक बड़ी मज़े की बात है। समर्थन और विरोध, हाँ ना, ये सवाल यहाँ नहीं है। सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या डाला जा रहा है, क्योंकि ये मामला जो है यहाँ मुख्य तौर से परिवार का सवाल है। और इसमें कई आदिवासी संगठनों ने तो यहाँ तक कहा है कि आर्टिकल हमारे जो 5th और 6th शेड्यूल हैं, ये उसमें जो आदिवासियों को ऑटोनॉमी देते हैं, ये उसके विरोध में जाएगा। और जो पार्लियामेंट्री कमेटी के जो अध्यक्ष हैं लॉ पे, सुशील कुमार मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि आदिवासी क्षेत्रों पे ये लागू करना मुश्किल है। तो सवाल ये है कि क्या इसको इसी रूप में समाज पे लादा जाएगा? इसका उद्देश्य क्या है? उस पर आने के पहले हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि जान लें। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, हमारे पहले लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि आप समाज में सुधार के लिए कानून की व्यवस्था कीजिए, कानून बनाइए। और उस समय मुख्य मुद्दा ये था कि हिंदू समाज मेजॉरिटी है, 80% है, 90% है, 80% के आसपास है। तो पहले हम इससे शुरुआत करें और इसको देखकर बाकी समाज में भी इस चीज़ को लाने की कोशिश की जाए। मुसलमानों पर उस समय ये बात करने का थोड़ा और मुश्किल था, क्योंकि जो पार्टीशन के दंगे हुए थे और उसके बाद भारत हिंदू बहुसंख्यक देश हो गया और माइनॉरिटीज़ की संख्या पहले से कम हो गई। तो उस समय जब वो इतनी असुरक्षितता में जी रहे थे
उस समय इसको उन पर लाना थोड़ा मुश्किल काम था। ये कोई भेदभाव का सवाल नहीं था, ये सवाल केवल यही था कि अगर हिंदू समाज में ये हो जाए तो बाकी समाज इसका अनुकरण करके उनको मना के इस तरफ लाया जाएगा। अब डॉक्टर अंबेडकर जब ये हिंदू कोड बिल बनाने की उन्होंने शुरुआत की तो सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि हिंदू कोड बिल में हिंदुओं के अंदर जो प्रचलित पारंपरिक प्रथाएं हैं वो ज़्यादातर औरतों को दुय्यम दर्जा देती हैं, और इसलिए उन्होंने जो कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की उसमें स्त्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने की बात की गई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, यानी बराबरी का अधिकार देने की बात की गई। और ये जब कोड बिल बन रहा था तब हिंदू दक्षिणपंथी ताकतों ने, राइट विंग ताकतों ने इसका पहले से ही विरोध करना शुरू कर दिया। और ये विरोध के रूप में आप देखिए कि उस समय अभी गीता प्रेस को महात्मा गांधी अवार्ड दिया गया है, और ये गीता प्रेस जो कल्याण नाम की पत्रिका निकालती है उसके माध्यम से इस कानून का बनने वाली प्रक्रिया का जो बाहर आ रहा था, जो पता चल रहा था, तुरंत इसका विरोध करना चालू कर दिया। और उन्होंने तो यहाँ तक लिखा, गीता प्रेस कल्याण में यहाँ तक लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर, इन पे हम भरोसा न करें, ये हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए तुले हुए हैं, इनको कानून मंत्री से हटा दिया जाना चाहिए, कानून मंत्री के रूप में हटा दिया जाना चाहिए। और एक करपात्री महाराज थे इन्हीं के जुड़े हुए, और ये सब बाकी लोगों ने कहा ये जो कोड बिल बन रहा है, और बाद में जब कोड बिल आया तो उन्होंने कहा ये पूरी तौर से हिंदू धर्म शास्त्रों के खिलाफ है, इसको हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। और हुआ भी यही कि कैबिनेट के अंदर भी इसका विरोध हुआ, राष्ट्रपति ने इसका विरोध किया, और मजबूर होकर नेहरू ने इसको टुकड़े टुकड़े करके इसके अलग अलग भागों को लाने की कोशिश की। और वो जो अलग अलग करके लाया गया, डाइल्यूट किया गया, हल्का किया गया, इससे अंबेडकर भी दुखी हो गए, बाहर से भी उनकी आलोचना हो रही थी, तो उन्होंने कैबिनेट से त्यागपत्र दे दिया। अब ये इसकी पृष्ठभूमि है। अब ये पर्सनल लॉ आए कहाँ से थे? तो पर्सनल लॉ जो आए वो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने यहाँ के अलग अलग समाज के धर्म गुरुओं से मिलकर उनकी स्थापना की थी, उनको बनाया था। तो ये कोई ऐसे डिवाइन लॉ नहीं थे, पर वो जो पुरुष प्रधान समाज के आधार पे बने हुए थे, पितृसत्तात्मक को बनाए रखने के लिए बने हुए थे, तो ये उस समय लाए गए। तो खैर हिंदू कोड बिल को डाइल्यूट किया गया। अब इसके आगे हुआ ये कि 1972 के बाद एक तरफ तो नारीवादी आंदोलन सामने आने लग गया, ख़ास तौर से मथुरा रेप केस, मथुरा नाम की एक आदिवासी लड़की का रेप पुलिस थाने में हुआ विदर्भ एरिया में। उसके बाद महिला संगठन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सक्रिय हो गए, और उन्हें उस समय लगा कि भाई लॉज में, पर्सनल लॉज में यूनिफॉर्मिटी हो तो उन्हें ज़्यादा न्याय मिलेगा। खैर आज उनकी वो इसको ज़्यादा गहराई से बात करते हैं, ये उनकी पहली रिएक्शन थी। और इसी समय आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक जो उस समय थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज़र को इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि यूनिफॉर्मिटी नहीं होना चाहिए, इससे देश की विविधता को खतरा होगा। और उन्होंने कहा हार्मनी अलग चीज़ है, यूनिफॉर्मिटी नहीं लाना चाहिए। खैर ये चलता गया, और ख़ास तौर से शाहबानो केस के बाद ये मुद्दा फिर से रिवाइव हो गया, जब दक्षिणपंथी ताकतों ने आरोप लगाना चालू किया कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है, उनको 4-4 शादियां करने की अनुमति है, हमको तो केवल एक ही शादी करने से संतोष करना पड़ता है। इस प्रकार की बातें फैलाई जाने लग गई, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लाया जाने लग गया। अब इसका सबसे बड़ा विरोध जो पुरुषवादी मुस्लिम संगठन हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया और कई मुस्लिम नेता हो गए, उन्होंने लगातार इसका विरोध किया, और ये विरोध के आधार पे ही उन्होंने अपनी बात को रखा। तो दो तरफ हो गई, एक तरफ भाजपा और उनके साथी यूसीसी की बात करने लग गए, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसका विरोध करने लग गया। और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वैसे संगठन विरोध करने गए, तो ये ध्रुवीकरण का एक माहौल खड़ा कर दिया गया, पोलराइजेशन की परिस्थिति खड़ी की गई।
वैसे देखा जाए तो सबसे पहले बात ये होना चाहिए कि हमारे समाज में कानूनों में सुधार किस प्रकार से हो, उत्तराधिकार किस प्रकार से बदले, शादियों के बारे में क्या हो। और इसमें केवल मुसलमानों का सवाल नहीं है, सवाल हिंदुओं के अंदर भी है। हिंदुओं के अंदर भी दो प्रकार के कानून चलते हैं, एक मिताक्षरा, दूसरा दया भाग। फिर आदिवासियों का अलग चलता है, सिखों में अलग है और दूसरे क्रिश्चियंस में अलग है। तो मुद्दा ये है कि यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता से ज़्यादा ज़रूरी है। एक रूपता कैसे लाएंगे आप? क्या कुछ कानून यहाँ से ले लेंगे, कुछ कानून वहाँ से ले लेंगे, कुछ कानून वहाँ से लेंगे, तो वो तो पूरा गैर बराबरी का मामला हो जाएगा। मामला ये है कि जेंडर जस्टिस, लैंगिक न्याय के आधार पर हमारे कानून बनना चाहिए और उसके लिए समाज के अंदर जाके समाज की महिलाओं से, अलग अलग समाज की महिलाओं से चर्चा होना चाहिए। केवल इंटरनेट पर डाल देने से और यस नो हाँ ना लेने से ये कानून नहीं बन सकता। इसको लादा नहीं जाना चाहिए, समाज के अंदर चर्चा के माध्यम से इसको ऊपर लाना चाहिए। वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो खैर, इसके चलते यही फिर अभी ये को क्यों लाया गया? अभी तो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी बहुत बेचैन हो गए हैं कि भाई ये कानून जल्दी लाना चाहिए, नहीं तो हमारे मूल्यों का ह्रास होगा वगैरह वगैरह। बहुत बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें कर रहे हैं। 9 साल से बीजेपी सत्ता में थी, इसने इसके बारे में समाज में चर्चा की कोई प्रक्रिया चालू नहीं की। ड्राफ्ट को कम्युनिटी के महिलाओं तक ले जाकर उनसे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। तो अभी क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि अभी देखिए चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के पहले अभी आर्टिकल 370 का इनका एजेंडा हो गया, राम मंदिर का एजेंडा हो गया। तो तीसरा बड़ा एजेंडा जो ध्रुवीकरण में मदद कर सकता है वो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसलिए इसको लाया जा रहा है, इसके लिए लाया जा रहा है। और बहुत गलत तरीके से कुछ मुस्लिम प्रतिक्रियावादी संगठन इसका तुरंत विरोध कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पहली मांग ये होना चाहिए कि यूसीसी के ड्राफ्ट पर चर्चा हो, यूसीसी के ड्राफ्ट पर महिलाओं में, पुरुषों में, समाज में चर्चा हो। उसके बारे में उसके बाद आप कहिए यस या नो, हाँ या ना। पहले से हाँ ना हम कैसे कह सकते हैं? आज ये ड्राफ्ट लोगों तक पहुंचा नहीं है, उस पर चर्चा नहीं हुई है, तो उसके लिए अभी हाँ ना कहना बहुत गलत है। इसी बीच जैसे आदिवासी समाज है, नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी के एक एमएलए ने भी इसका विरोध किया है और सुशील मोदी जो पार्लियामेंट के कमेटी के अध्यक्ष हैं लॉ पे, उन्होंने भी कहा कि आदिवासियों को यूसीसी स्वीकार्य नहीं होगा। इसी बीच एक और बात बताना चाहता हूँ कि एक बहुत प्रगतिशील संगठन है इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी, उसने एक बहुत अच्छा बयान दिया है और बयान में ये कहा है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए वो रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए, यानी किसी एक धर्म के आधार पर लेकर उसको नहीं बनाना चाहिए। और मैं उसमें जोड़ूंगा कि इसको लैंगिक न्याय, जेंडर जस्टिस के आधार पे बनाना चाहिए, ये उसका मुख्य आधार होगा। निश्चित रूप से अभी इसको जो लाया जा रहा है वो पूरी तौर से उसके पीछे एक राजनीतिक एजेंडा है, ध्रुवीकरण का एजेंडा है और इसके जाल में बहुत सारे मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ग्रुप तुरंत उछल कर इसको मनाही कर रहे हैं, कुछ ज़मीनी धरातल पर जाकर इसका विरोध कर रहे हैं और ये अपने आप में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को मदद देगा। ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम संगठनों के बीच में औरतों की बात सुनी जाए, समाज में इस पर चर्चा हो और मुस्लिम संगठनों से पहले आदिवासी, क्रिश्चियन, सिख ये क्या कहते हैं, हिंदू क्या कहते हैं, ये इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि अभी हिंदुओं का एक बड़ा तबका इसको हाँ बोलता है क्योंकि इसको पता है कि मुस्लिम इसको ना बोलेंगे और ध्रुवीकरण मजबूत होगा। जब इसका कंटेंट हिंदुओं के बड़े सेक्शन तक जाएगा तो वहाँ से भी एक विरोध हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये कानून नहीं आना चाहिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस कानून को लाने की एक प्रक्रिया के बारे में सोचने की ज़रूरत है और इसका ड्राफ्ट बहुत ज़रूरी है। ड्राफ्ट की चर्चा समाज के सभी तबकों में बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद इसको लाने की बात करना चाहिए। इसका राजनीतिक इस्तेमाल, आगे आने वाले चुनाव में इसका इस्तेमाल, ये केवल एक किसी की पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है, इसमें औरतों की भलाई की कोई बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसको गहराई से सोचेंगे और पहली मांग ये रखेंगे हम
कि यूसीसी के ड्राफ्ट पर चर्चा हो, औरतों को उसमें सहभागी बनाया जाए, सभी कम्युनिटी के बीच में चर्चा हो और उनकी सहमति के आधार पे इस पे आगे बात को बढ़ाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।